The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करेंगे 2 सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेरे बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर आपको हर एग्जाम में सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्लास पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ और क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा लास्ट में, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उससे पता चलेगा कि आपको कितना याद रहता है और आपने कितने अच्छे से क्लास को कवर किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? देखो, विश्व नारियल दिवस के बारे में बात करें ना, तो एक संगठन है, उसका नाम है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, एपीसीसी। क्या नाम है? एपीसीसी। इसका गठन किया गया था 2009 में और उसी टाइम पर विश्व नारियल दिवस की शुरुआत की गई थी 2009 में। ये संगठन है ना 21 नारियल उत्पादक देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, यानी कि भारत भी शामिल है। ये जो है हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के नारियल उत्पादक देश क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है नारियल के नारियल एक्चुअली में रियल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका मकसद क्या है? नारियल के महत्व, उपयोग और किसानों या फिर उद्योगों को मिलने वाले लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व नारियल दिवस की स्टार्टिंग जो है 2009 में हुई थी। एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के गठन के उपलक्ष्य में किया गया था इसे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नारियल के वैश्विक महत्व को रेखांकित करना, इसकी खेती और उद्योगों को बढ़ावा देना, किसानों को सशक्त बनाना और उत्पादन संबंधी अनुसंधान को मजबूत करना इस दिन का जो है मेन एम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसमें टोटल सबसे ज्यादा 39,000 से भी ज्यादा पंजीकृत कारखाने हैं। पंजीकृत कारखाने मतलब कि रजिस्टर्ड किए हुए हैं पूरे अच्छे से। यहाँ पे ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कपड़ा, चमड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स आदि जैसी अनेक श्रेणियों में व्यापक स्तर पर उद्योग कार्यरत है। यहाँ पे रोजगार और औद्योगिक आधार दोनों ही मामले में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है। अगर अन्य राज्य के बारे में बात करें तो अन्य राज्य में कारखाने की संख्या के आधार पे बात करें तो गुजरात जो है वो दूसरा नंबर पे है और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पे है। विनिर्माण उत्पादन के मामले में देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, गुजरात आगे रहता है, लेकिन कुल कारखानों और रोजगार की दृष्टि से तमिलनाडु ही पहले स्थान पर बना रहता है। तमिलनाडु जो है राज्य भारत में फैक्ट्रियों व विनिर्माण रोजगार दोनों में सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सबसे पहले तो ये जानो कि ये भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र है। ये स्टार्ट किया गया है नोएडा में, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसे राफे एम्पाइवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है, निर्मित किया गया है इसे। ये केंद्र जो है ना, मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत विकसित किया गया है और ड्रोन व एरोस्पेस इंजनों के लिए गंभीर परीक्षण की सुविधा जो है ये प्रदान करता है। ये एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर उन्नत रक्षा तकनीक और स्वदेशी ड्रोन निर्माण में यूपी को देश का अग्रणी राज्य भी बनाता है। रक्षा उत्पादन
और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के तकनीकी सशक्तिकरण को ये केंद्र क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गति देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा गूगला। ऑप्शन नंबर ए, गूगला के साथ क्या की है, साझेदारी की है। तो चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आईसीसी और गूगल की ये साझेदारी जो है महिला क्रिकेट में क्या करेगी, फैन एंगेजमेंट, डिजिटल एक्सेस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहभागिता बढ़ाएगी। गूगल के एंड्रॉयड, जेमिनी, गूगल पे और गूगल पिक्सल जैसे उत्पाद जो है इसका हिस्सा है, जिससे फैंस को मैच हाइलाइट्स, खिलाड़ियों की कहानियां और लाइव कंटेंट तक क्या होगा, पहुंच मिलेगा। ये साझेदारी जो है महिला क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए किया गया है, दर्शकों के अनुभव को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है? तो लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बात करें तो ये हरियाणा में स्टार्ट करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये इसे। तो ये जो योजना है ना, इसके तहत गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर योजना का उद्घाटन होने वाला है। आज तो 2 ही सितंबर है ना। योजना का लाभ जो है हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा, जो वहाँ की स्थायी निवासी होगी, जो वुमेन्स, उनको दिया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया है। अच्छा है, तो हरियाणा राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के कल्याण के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है भाई, ये किया गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कजाकिस्तान में कहाँ? कजाकिस्तान के श्यामकेट शहर में हुआ है। और इस प्रतियोगिता में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपना पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में टोटल 50 स्वर्ण गोल्ड मेडल, 26 रजत और 23 कांस्य पदक जीते, जो इस चैंपियनशिप के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रतिस्पर्धा में कुल 27 एशियाई देशों के 748 खिलाड़ी भाग लेकर 120 से ज्यादा घटनाओं में हिस्सा लिए हैं। 120 से ज्यादा भारतीय सीनियर और जूनियर निशानेबाज जो दोनों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कई ने एशियाई रिकॉर्ड भी बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शहर में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ये किया गया है अपने दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के हयात रेजिडेंसी होटल में किया गया है ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सम्मेलन 29 अगस्त 2025 को हुआ था, जिसमें ब्रिक्स देशों के नीति निर्माता, शोधकर्ता, उद्योग नेता और नव प्रवर्तक शामिल हुए थे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था परंपरा और नवाचार के बीच सेतु। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच सहयोग को बढ़ाना। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न मंत्रीगण, ब्रिक्स देशों के राजनयिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ जो थे वो उपस्थित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसे रेमन मैगसेस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स क्या है? तो ये एक गैर लाभकारी भारतीय संस्था है, जो विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 2007 में
राजस्थान के 2 गांव से हुई थी और अभी के डेट में ये 30,000 से भी ज्यादा गांव में काम कर रही है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को लाभ मिला है। ये संगठन जो है ना, सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने, निरक्षरता समाप्त करने और लड़कियों को शिक्षा के द्वारा सशक्त बनाने में सक्रिय है। इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एजुकेट गर्ल्स ने अभी 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस राज्य में भारत के राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है? यानी कि MLFF टोल प्रणाली, ये गुजरात राज्य में स्टार्ट करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रणाली गुजरात के 84 टोल प्लाजा NH48 पर सबसे पहले लागू की गई है। इसमें क्या होगा, तो इसमें टोल प्लाजा पर है ना, जो गाड़ियां जाती हैं उनको रुकना पड़ता है ना, तो इसमें उनको रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे जाम नहीं होगी और यात्रा में देरी भी नहीं होगी। हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्या पढ़कर टोल संग्रह हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ईंधन की भी बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा और टोल राजस्व में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कुछ गड़बड़ी नहीं होगी इसमें, है ना, रुकना भी नहीं पड़ेगा, जाम भी नहीं लगेगी। इस प्रकार भारत में सबसे पहले गुजरात राज्य में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली स्टार्ट की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 25 राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली को लागू करने की योजना जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? भाई 7 सितंबर तक किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य और थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है इट्स राइट फॉर बेटर लाइफ, ठीक है, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, जो कि सही में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण, मोटापा, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम को प्रोत्साहित करना है। ये आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और विभिन्न सरकारी पोषण योजनाओं के सहयोग से होता है। तो इसे 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो भाई हाल ही में लॉन्च किया गया है आदिवाणी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा हमारा, आदिवाणी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता, ये अनुवादक हिंदी, अंग्रेजी और 6 प्रमुख आदिवासी भाषाओं जैसे संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी, कुई और गारो के बीच वास्तविक समय में अनुवाद कर सकता है। इसे IIT दिल्ली, BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद और IIIT नवा रायपुर ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विकसित किया है। आदिवाणी न केवल अनुवाद उपकरण है, बल्कि ये जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और डिजिटल सशक्तिकरण में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसका बीटा संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और iOS संस्करण भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये पहल जो है जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और उनके डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भाई मेरा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, सिंग सक्सेस एकेडमी। उसमें मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगा के रखे हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्री अटेम्प्ट्स है, उसके बाद चार्जेबल है। तो आप लोग जाओ, अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, उसके लिए कोई फोर्स नहीं है, बट जाओ एटलीस्ट देखो,
वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, जो फ्री वाला है उसे अटेम्प्ट करो ना कम से कम, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना सिंग सक्सेस एकेडमी, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, जो मेरा खुद का एप्लीकेशन है, आपकी खुद की नीतू मैम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान, 115वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भारत का शांति सूचकांक स्कोर क्या है? 2.229 रहा, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा तो सुधरा है। आइसलैंड इस सूचकांक में सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। दक्षिण एशिया सहित कई क्षेत्र शांति के लिहाज से अभी भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत की रैंकिंग में एटलीस्ट थोड़ा सा सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग पर सुरक्षा, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण जैसे कारक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार भारत जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर है। हाईलाइट कर देती हूँ, याद रखना, ठीक है। पीडीएफ ले लिया करो ना, पीडीएफ ले लिया करो, उसको एक दो बार पढ़ लिया करो, रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा सारा का सारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे स्कोरिंग मार्क्स उठते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अभी, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, एपी। ये अभ्यास पूर्वी हिमालय के ऊंचाई वाले और कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में हुआ, जिसमें बहुक्षेत्रीय युद्ध तत्परता, उभरती तकनीकों का संलयन और विदेशी रक्षा उद्योग का सहयोग दिखाया गया। इस अभ्यास में ड्रोन निगरानी, वास्तविक समय लक्ष्य पहुंचना, सटीक हमले, वायु तटीय प्रभुत्व और समन्वित युद्ध क्षेत्र गतिशीलता जो है वो भी शामिल थी। ये भारतीय सेना की अगली पीढ़ी की तकनीकों के साथ युद्ध कौशल को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास का निरीक्षण गजराज कोर के लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह ने किया। किसने किया? तो गंभीर सिंह ने किया, ठीक है। कहाँ हुआ ये? तो एपी में तो हुआ, एपी के कामेंग क्षेत्र में संपन्न हुआ है ये। अभी ये पूरे क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ो, समझो, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। बस आज का क्लास यहीं तक है, क्लास खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे कल फिर से नए क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, सिंग सक्सेस एकेडमी, जो कि आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। ये देखो पीछे लगा ना, लोगो लगा हुआ है मेरा। चलो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत माँ, भारत माता की जय।